अच्छा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ट्रांजैक्शन, डिकम्पोजिशन, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ की, यानी पार्ट 3 जो होगा हमारा। आगे हम ये डीबीएमएस की सीरीज़ को बढ़ाते हैं, तो एसिड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। चलिए, टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आर फॉलोड बाय ऑल द ट्रांजैक्शन अकरिंग इन द सिस्टम। और कंसिस्टेंसी डेटाबेस की चाहिए हमें, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो एसिड ये साइंस वाला एसिड नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। तो एसिड का ए जो है हमारा एटॉमिसिटी है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ईदर द ट्रांजैक्शन अकर कम्प्लीटली और इट डज़ नॉट अकर एट ऑल। तो यहाँ पे आपका, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था इसके बारे में, तो क्या होता है ये कि या तो हमारी ट्रांजैक्शन पूरी होगी या फिर होगी ही नहीं, है ना। कोई मीडियम स्टेट कोई बीच में नहीं आता। जैसे हम बटन ऑन ऑफ करते हैं वैसा है, बीच में नहीं स्ट्रेट रहता कोई। इन अदर वर्ड इट इंश्योर दैट नो ट्रांजैक्शन अकर पार्शली। तो कोई आधी अधूरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। सेकंड आता है हमारा कंसिस्टेंसी। तो एसिड में सी जो है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर मेंटेन्ड। यानी इंटीग्रिटी जो हमारे डेटा को एक साथ रखने का जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मेंटेन रहें, है ना। या दूसरे शब्द में बोलें कि इट इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। तो डेटाबेस कंसिस्टेंट रहता है। बात करते हैं आई की एसिड में। तो आइसोलेशन होता है हमारा, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग एनी इनकन्सिस्टेंसी। तो एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते वो। और द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन इज सेम एज द स्टेट दैट वुड बी अचीव इफ द ट्रांजैक्शन वर एग्जीक्यूटेड सीरियली वन आफ्टर द अदर। यानी अगर आप ट्रांजैक्शन को एक साथ कर रहे हो, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो करने के बाद जो हमारे डेटा की स्टेट रहेगी वो सेम रहेगी अगर आप एक एक करके भी करो, है ना। यानी अगर आप फास्ट चलेंगे तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइसोलेशन हो गया, यानी डेटा एक दूसरे से आइसोलेट है। फिर एसिड में डी जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल द चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आफ्टर इट्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन आर रिटर्न सक्सेसफुली टू द डिस्क। क्या बोला? ड्यूरेबल होना यानी लंबा टिकना, है ना। तो यहाँ पे डेटा की बात हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि जो भी चेंजेस हो गए ट्रांजैक्शन में आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, वो डिस्क पे पहले से सक्सेसफुली रिटर्न होंगे, है ना। इट ऑल्सो इंश्योर दैट दीज चेंजेस एग्जिस्ट परमानेंटली और लॉस नहीं हो सकते इवन इफ देर अकर अ फेलियर ऑफ एनी काइंड। तो कोई भी फेलियर हो ये लॉस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी एसिड प्रॉपर्टीज़। शेड्यूल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल्स एक टर्म आता है, द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपीयर फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड शेड्यूल, है ना। मतलब जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको शेड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। देखो आप, मैं आपको टेबल दिख रहा होगा आपको, ये है ना कि शेड्यूल्स इन डीबीएमएस तो दो तरह के हैं, सीरियल शेड्यूल्स, नॉन सीरियल शेड्यूल्स। सीरियल तो सिंपल हैं, अब बता देंगे इसके बारे में। नॉन सीरियल के दो पार्ट्स होते हैं, सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो सीरियलाइजेबल के भी दो टाइप हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और व्यू। नॉन सीरियलाइजेबल के रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल। तो रिकवरेबल के 3 टाइप्स हैं, जो कि आखिरी हमारा ब्रांच होगा, कास्केडिंग शेड्यूल, कास्केडलेस शेड्यूल या स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो बात करते हैं इन सब शेड्यूल्स की, जो कि इनमें से इम्पॉर्टेंट हैं। सीरियल शेड्यूल्स। तो सीरियल शेड्यूल्स जो हैं ये ऑल द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट सीरियल वन आफ्टर द अदर। यानी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ब्रांचिंग है नहीं, यही अकेला है कि जो ट्रांजैक्शन होंगे वो वन आफ्टर अदर होंगे, है ना, एक के बाद एक होंगे, लाइन वाइज होंगे। व्हेन वन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नो अदर ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू एग्जीक्यूट, है ना, जाहिर सी बात है। तो एक बार में एक ट्रांजैक्शन होगा, उसके अलावा नहीं होगा कोई। तो सीरियल शेड्यूल्स ऑलवेज कंसिस्टेंट, रिकवरेबल, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स का याद रखना। कंसिस्टेंट होते हैं, रिकवरेबल रिकवर करे जा सकते हैं, कास्केडलेस आते हैं अभी इसमें, और स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स के दो टाइप थे मेजर, वो नॉन सीरियल जो था वो सेकंड टाइप था, जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो दीज शेड्यूल्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, है ना। तो जैसे कि सीरियल में एक एक पे एक टाइम पे एक ही होता था, यहाँ पे नॉन सीरियल में मल्टीपल हो सकते हैं
और ऑपरेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटर लेवल्ड और मिक्सड विद ईच अदर। तो ऑपरेशन जो होंगे एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नो सीरियल शेड्यूल्स आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो जाहिर सी बात है दिक्कत आ ही जाती है ना, हर केस में नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन सीरियल शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते, रिकवरेबल नहीं होते, कास्केडलेस नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है, हमेशा नहीं होते, कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। यहाँ आ जाती है बात सीरियजेबिलिटी की, ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी की। तो सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है, सम नॉन सीरियल शेड्यूल्स में लीड टू कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा की इनकन्सिस्टेंसी में नॉन सीरियल शेड्यूल्स में हो सकता है ना। सीरियजेबिलिटी इज़ a concept that help to identify which non-serial schedules are correct and will maintain the consistency of the database। तो सीरियलाइजेबिलिटी जो होती है वो कॉन्सेप्ट है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं कौन से करेक्ट हैं, और उसको मेंटेन करता है कंसिस्टेंटली डेटाबेस में। अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की बात करते हैं। तो इफ़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल्स ऑफ n transactions is equivalent to some serial schedules of n transaction, then it is called सीरियलाइजेबल शेड्यूल। यानी नॉन सीरियल और सीरियल शेड्यूल्स में n ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना, और सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, रिकवरेबल, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट। तो बोला जाएगा कि दो तरह के होते हैं, सीरियल और नॉन सीरियल, है ना। और नॉन सीरियल, देखो सीरियल जो होते हैं सारे कंसिस्टेंट, रिकवरेबल, कास्केडलेस, स्ट्रिक्ट होते हैं, मगर नॉन सीरियल में हमेशा नहीं होते। तो नॉन सीरियल में हमेशा नहीं होने वालों को तो लीव करो, जो हो जाते हैं हमेशा वो होते हैं सीरियलाइजेबल नॉन सीरियल शेड्यूल्स, है ना। तो ये सारे शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट, रिकवरेबल, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, इफ़ अ गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग इट्स नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। क्या हुआ यहाँ पे, बोल रहे हैं कि अगर नॉन सीरियल शेड्यूल दे रखा है और उसको हम सीरियल बनाया जा सकता है, अगर कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको स्वैप कर दें, है ना, जो ऑपरेशंस एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उनको स्वैप कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, यानी हम नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल बना रहे हैं। रही बात व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, तो इफ़ अ गिवन शेड्यूल इज़ फाउंड टू बी अ व्यूड एज इक्वलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल, देन इट इज़ कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। यानी एक नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो अगर इक्वलेंट मान सकते हैं हम उसको एक सीरियल शेड्यूल के, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले शेड्यूल्स जो होंगे वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नॉन सीरियल शेड्यूल्स होंगे, ठीक है। बात करते हैं नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की, जो कि इसका सेकेंड टाइप था, है ना, ब्रांच का। नॉन सीरियल शेड्यूल विच इज़ नॉट सीरियलाइजेबल इज़ कॉल्ड नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। क्या बोला, नॉन सीरियल शेड्यूल तो सारे ही शेड्यूल हैं ना, अभी हम नॉन सीरियल के टाइप पढ़ रहे हैं, मगर ऐसे शेड्यूल जिनको नॉट सीरियलाइजेबल हैं, जो सीरियलाइजेबल नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज़ नॉट गारंटीड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय सम सीरियल शेड्यूल्स ऑन एनी कंसिस्टेंट डेटाबेस। तो यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मे और मे नॉट बी रिकवरेबल। तो यहाँ ये कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, रिकवर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। इररिकवरेबल शेड्यूल, इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म्स अ डर्टी रीड ऑपरेशन फ्रॉम एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो देखो डर्टी रीड ऑपरेशन होता है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं ज़्यादा पढ़ना हो तो अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है डर्टी रीड ऑपरेशन, तो वो होता है अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, वो कमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, कोई एरर आ जाता है। एंड कमिट्स बिफोर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ रीड द वैल्यू, देन सच अ शेड्यूल इज़ कॉल्ड इररिकवरेबल शेड्यूल। तो इररिकवरेबल शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये होते क्या है कि जो कमिट्स बिफोर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ रीड द वैल्यू, ठीक है, ऐसे कमिट जिससे उसने वैल्यू उसकी ट्रांजेक्शन के पहले जिसने उसकी वैल्यू रीड करी हो, देन सच शेड्यूल इज़ नोन एज रिकवरेबल शेड्यूल। यानी हम रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज़ पता हो तो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसको ढूंढ सकते हैं अगर हमें पता हो हमने कहाँ कहाँ रखी थी,
तो वही चीज़ है जब हमें कमिट्स याद हों। रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं? इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म अ डर्टी रीड ऑपरेशन फ्रॉम एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन हो रही है, मगर इट कमिट ऑपरेशन इज़ डिलेड टिल द अनकमिटेड ट्रांजेक्शन इधर कमिट्स और रोल बैक, है ना। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि वहाँ पे रीड कर सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पे क्या करेंगे, तब तक होल्ड पे रहेगी हमारी ट्रांजेक्शन। बोला है कि एंड इट्स कमिट ऑपरेशन डिलेड, कमिट ऑपरेशन तब तक डिले रहेगा जब तक हमारा अनकमिटेड ट्रांजेक्शन या तो कमिट ना हो जाए या रोल बैक ना हो जाए। तो इस शेड्यूल को हम बोलते हैं रिकवरेबल शेड्यूल, है ना, रिकवर कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल आ जाते हैं कास्केडिंग, कास्केडलेस या स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जो कि मैं आपको बोल रहा था इंतज़ार करो, तो ये इंतज़ार ख़त्म होता है यहाँ पे। कास्केडिंग शेड्यूल क्या होते हैं? इफ़ अ शेड्यूल फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन कॉजेज सेवरल अदर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन टू रोल बैक और अबॉर्ट, यानी एक गया तो बाकी भी जानने पड़ेंगे, देन सच अ शेड्यूल इज़ कॉल्ड कास्केडिंग शेड्यूल, या कास्केडिंग रोल बैक या कास्केडिंग अबॉर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कास्केडलेस शेड्यूल की। तो इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अलाउड टू रीड अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन दैट हैज़ रिटन इट्स कमिटेड और अबॉर्टेड। क्या बोला? अगर एक शेड्यूल है आपके पास, है ना, और अ ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अलाउड टू रीड अ डेटा, अब ट्रांजेक्शन को डेटा रीड करना पड़ता है, डेटा रीड करने को नहीं मिल रहा जब तक कि हमारी पुरानी ट्रांजेक्शन ख़त्म ना हो जाए, दैट हैज़ रिटर्न इट्स कमिटेड और या अब्रॉड ना हो जाए, है ना। ये जो जो ट्रांजेक्शन रुकी हुई है, यहाँ डेटा की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना। कुछ लोग इसको बिटकॉइन से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, तो जो कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से वो उससे भी करके समझे। देन सच अ शेड्यूल इज़ कॉल्ड कास्केडलेस शेड्यूल, एक डिपेंडेंट होती है जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक है, आते स्ट्रिक्ट शेड्यूल, इफ इन अ शेड्यूल द ट्रांजेक्शन इज नीदर अलाउड टू रीड और नॉट राइट अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न इट्स कमिटेड और अबॉर्ट, है ना। जब तक लास्ट ट्रांजेक्शन जो होगी वो या तो कमिट हो जाए या अबॉर्ट हो जाए या पूरी हो जाए या फिर हट जाए, है ना, ऐसे बीच का केस ना रहे, तो उसको स्ट्रिक्ट शेड्यूल कहते हैं। यानी तब तक वो रीड तक नहीं कर सकती ना राइट करेगी, है ना, रीड ही नहीं कर सकती तो राइट कैसे कर पाएगी। तो ये होती है स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, आते हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा पे। ठीक है, अभी तक हमने एसिड प्रॉपर्टी देख ली, शेड्यूल्स देख लिए, रिलेशनल अलजेब्रा पे आते हैं फटाफट से। Relational algebra is a procedural query language which take a relation as an input and journal generates a relation as an output। क्या बोला कि एक रिलेशनल अलजेब्रा जो होगा वो एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होगा, है ना, जो एक रिलेशन को लेता है एज एन इनपुट एंड जनरेट अ रिलेशन एज एन आउटपुट। तो आउटपुट के रूप में भी एक रिलेशन को जनरेट करता है। जैसे कि बेसिक ऑपरेशन है हमारा सिग्मा सिलेक्शन के लिए, पाई प्रोजेक्शन के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट और यूनियन। ठीक है, इसके सेमेंटिक्स बता देते हैं। सिग्मा जो होता है सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्ट करता है रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, अभी नीचे भी आएंगे, आते हैं उस पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन सेलेक्ट्स रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। प्रोजेक्शन जो करता है प्रोजेक्ट सम कॉलम्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन m into n rows where m and n are the number of rows in R1 and R2 respectively। U जो है यूनियन है, रिटर्न दोज टपल्स विच आर ईदर R1 और इन R2। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज रिटर्न जो होती है m+n होती है एंड माइनस एंड मिनिमम नंबर जो होती है वो मैक्स ऑफ m एंड n होती है। यानी मिनिमम नंबर जो होगा वो भी मैक्स होगा m या n का, और मैक्सिमम नंबर तो दोनों का सम होगा ही। तो माइनस जो होता है वो R1 माइनस R2 होता है, वो रिटर्न करता है उस टपल्स को विच आर इन R1 बट नॉट इन R2, है ना। जैसे सेट में आपने पढ़ा था कि सेट A माइनस बी क्या होता है, ऐसे सेट के एलिमेंट जिसमें ए के ही ए सेट में जो प्रेजेंट है वही पता चले, बी वाले सब रिमूव हो जाएं। तो कुछ इस तरह से है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो m होगी और मिनिमम होगी m माइनस n। फिर आता है हमारा, क्या कहेंगे इसको, रो कहते हैं इसको, है ना, रीनेम अ रिलेशन टू अनदर। तो एक रिलेशन को दूसरे में रीनेम कर देना, वो रो करेगा। फिर आते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, इन सबको दिमाग में रखें। इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ रखा है कि रिटर्न दोज टपल्स विच आर इन बोथ R1 एंड R2, मैक्स नंबर ऑफ रोज रिटर्न इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m n एंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिटर्न इज इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम जो होगा वो मिनिमम होगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यानी दो
दो हमारे पास डेटा है, रिलेशन है, उनमें से कुछ गिन चुने निकालना है ना। तो मैक्सिमम नंबर जो होंगे या तो मिनिमम का पूरा डेटा मैक्सिमम वाले में मिल जाए, तो इसलिए हम कहते हैं मिनिमम ऑफ जो है वो पूरा हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा, या मिनिमम ऑफ रो रिटर्न ज़ीरो भी हो सकता है, यानी दोनों ही सिमिलर ना हो टपल्स। ठीक है, फिर आता है हमारा कंडीशनल जॉइंट। कंडीशनल जॉइंट जो होता है वो सिलेक्शंस फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, तो कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर कंडीशनल जॉइंट आएगा। इक्वी जॉइंट क्या होता है, देखो कंडीशनल जॉइंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन, है ना, तो इसलिए सी लगाएं यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट होता है और सिलेक्शन भी होता है। इक्वी जॉइंट जान लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कंडीशनल जॉइंट वेयर ओनली इक्वल कंडीशंस आर अप्लाइड बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो इक्वल कंडीशंस होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स के बीच में। नेचुरल जॉइंट क्या करता है, नेचुरल जॉइंट इक्वालिटी कंडीशंस ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स होल्ड एंड डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या होता है नेचुरल जॉइंट में, इक्वालिटी कंडीशंस ऑन कॉमन एट्रीब्यूट होल्ड एंड डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया जाता है। नेचुरल जॉइंट्स इन इक्वल इज इक्विवेलेंट टू क्रॉस प्रोडक्ट इफ़ टू रिलेशंस हैव नो एट्रीब्यूट इन कॉमन, है ना। तो जिन रिलेशन में कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होता उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और नेचुरल जॉइंट ऑफ रिलेशन आर विद इटसेल्फ इज रिटन आर ओनली, है ना। एक रिलेशन का खुद के साथ, है ना, एक नेचुरल जॉइंट का खुद के साथ रिलेशन देखेंगे तो वो आर ही आएगा। फिर आते हैं लेफ्ट आउटर जॉइंट। लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या होता है, व्हेन अप्लाइंग जॉइंट ऑन टू रिलेशंस आर एंड एस सम टपल्स ऑफ आर और एस डू नॉट अपीयर इन द रिजल्ट सेट विच डू नॉट सेटिस्फाई जॉइंट कंडीशन, है ना। तो जब जॉइंट को लगाते हैं, जॉइंट ऑन टू रिलेशन, दो रिलेशन आर और एस पे लगाते हैं, तो कुछ टपल जो होते हैं आर या एस के वो अपीयर नहीं होते रिजल्ट सेट में, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करते जॉइंट कंडीशंस को, है ना। तो बट लेफ्ट आउटर जॉइंट गिव ऑल टपल्स ऑफ आर इन रिजल्ट सेट। मगर ये अच्छी बात है कि जो लेफ्ट आउटर जॉइंट है वो आर सेट में रिजल्ट दिखा देगा। और द टपल्स ऑफ आर विच डू नॉट सेटिस्फाई द जॉइंट कंडीशन हैव वैल्यूज एज नल फॉर द एट्रीब्यूट। तो आर में क्या आ जाएगी, एस के एट्रीब्यूट्स की नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होगा, एक बार इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। राइट आउटर जॉइंट, व्हेन अप्लाइंग जॉइंट ऑन टू रिलेशन आर एंड एस सम टपल्स ऑफ आर और एस डू नॉट अपीयर इन द रिजल्ट सेट। ठीक है, तो जब यहाँ पे टू रिलेशन आर और एस में लगाया जाएगा तो कुछ टपल्स होंगे आर या एस के, वो अपीयर नहीं होंगे रिजल्ट सेट में, जो कि सेटिस्फाई जॉइंट कंडीशन को नहीं करेंगे। ठीक है, बट राइट आउटर जॉइंट गिव ऑल टपल्स ऑफ एस इन द रिजल्ट सेट। ठीक है, तो एस के सारे टपल्स दे देगा रिजल्ट सेट में। और द टपल ऑफ एस विच डू नॉट सेटिस्फाई द जॉइंट कंडीशन विल हैव द वैल्यू एज नल फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। तो आर के एट्रीब्यूट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। बात करते हैं फुल आउटर जॉइंट की। व्हेन अप्लाइड जॉइंट टू, अगेन कुछ जो होते हैं सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मगर फुल आउटर जॉइंट क्या देता है, ऑल टपल्स ऑफ एस एंड ऑल टपल्स ऑफ आर इन द रिजल्ट, है ना। दोनों के ही टपल्स के रिजल्ट देता है। द टपल्स ऑफ एस विच डू नॉट सेटिस्फाई द जॉइंट कंडीशन विल हैव वैल्यू एज नल फॉर एट्रीब्यूट आर एंड वाइस वर्सा। तो उसके लिए आर के लिए वाइस मतलब नल वैल्यू होगी, और साथ ही साथ उल्टा भी पॉसिबल है। तो डिवीजन ऑपरेशन ए डिवाइड बी क्या करेगा, रिटर्न करेगा उन टपल्स को ही नहीं विच आर एसोसिएटेड विद एवरी टपल ऑफ बी। ठीक है, ऐसे टपल को देगा जो कि ए में है मगर एसोसिएट करते हैं बी के टपल से। नोट, एट्रीब्यूट्स ऑफ बी शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए। हाँ, ये होना चाहिए, है ना। जैसे हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, तो डिवाइड कब पॉसिबल होता है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए बाई बी विल बी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए एट्रीब्यूट्स ऑफ बी। तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के भी एट्रीब्यूट्स थे। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट ऑपरेशन। फाइल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, द प्राइमरी इंडेक्स इन एन ऑर्डर्ड फाइल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल फिक्स्ड लेंथ विद टू फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड इज सेम एज प्राइमरी की एज अ डेटा फील्ड एंड सेकेंड फील्ड इज़ अ पॉइंटर टू द डेटा ब्लॉक। क्या कह रहा हूँ कि देखो फाइल स्ट्रक्चर वैसे तीन टाइप के होते हैं, देखने से पता ही चल रहा है कि प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स। प्राइमरी की बात करेंगे तो एक ये ऑर्डर्ड फाइल है, ये रिकॉर्ड है ऑफ फिक्स लेंथ विद टू फील्ड्स, है ना। दो फील्ड होते हैं
और फर्स्ट फील्ड इज सेम एज द प्राइमरी की के बराबर होता है एज अ डेटा फाइल, एंड द सेकेंड फील्ड इज़ अ पॉइंटर ऑफ द डेटा ब्लॉक, है ना। तो दो फील्ड होते हैं, पहला फील्ड जो होता है हमारा क्या होता है, डेटा फाइल होता है, और सेकेंड फील्ड जो होता है वो हमारा डेटा ब्लॉक होता है, वेयर द की इज़ अवेलेबल, जहाँ पे की हमारे पास होती है। तो एक पॉइंटर टाइप होता है। द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एसेस यूजिंग इंडेक्स लॉग bi बेस 2 + 1, वेयर bi इज़ द नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स। ठीक है, तो अगर एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखने जाएँ कि इंडेक्स से एसेस करना चाहें तो वो होता है हमारा लॉग bi बेस 2 + 1, है ना। तो bi जो होगा वो इंडेक्स नंबर होता है ब्लॉक का। क्लस्टरिंग इंडेक्स की बात करें तो सेकेंड पार्ट है ये फाइल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि क्लस्टरिंग इंडेक्स इज़ क्रिएटेड ऑन डेटा फाइल whose records are physically ordered on a नॉन की फील्ड। नॉन की फील्ड जो होती है वो हमारी क्लस्टरिंग फील्ड बोली जाती है, और जिसका डेटा जो होता है वो ऑर्डर हो रखा होता है नॉन की फील्ड में, उसी को क्लस्टरिंग इंडेक्स कहते हैं। यानी क्लस्टरिंग फील्ड में अगर डेटा इंडेक्स हो रखा है तो जिसके रिकॉर्ड्स आर फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन नॉन की फील्ड। थर्ड आता है हमारा सेकेंडरी इंडेक्स। सेकेंडरी इंडेक्स प्रोवाइड सेकेंडरी मीन्स टू ऑफ एसेसिंग अ फाइल फॉर विच प्राइमरी एसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे प्राइमरी एसेस होना ज़रूरी है, तब जाके सेकेंडरी एसेस भी मिलेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ DDL को पढ़ने से पहले हम DDL DML DCL जो है वो नेक्स्ट क्लास में करें, और अभी पहले हम बी ट्रीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बी ट्रीज़। चलो, बी ट्रीज़ एट एवरी लेवल वी हैव की एंड डेटा पॉइंट्स, एंड डेटा पॉइंटर पॉइंट्स टू ईच ब्लॉक और रिकॉर्ड। क्या बोला कि हर लेवल पे क्या होता है, हमारे पास की होता है और डेटा पॉइंटर होते हैं। ठीक है, जो उस की को पॉइंट कर रहा है, एंड डेटा पॉइंटर पॉइंट टू ईच इधर ब्लॉक और रिकॉर्ड, या तो ब्लॉक को पॉइंट करेगा या रिकॉर्ड को, है ना, किसी न किसी को पॉइंट जरूर करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी ट्रीज़ के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रूट ऑफ बी ट्रीज़ कैन हैव चिल्ड्रन बिटवीन 2 and p वेयर p इज़ द ऑर्डर ऑफ ट्री। तो ऑर्डर ऑफ ट्री क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। तो एक नोड के पास कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं ये डिपेंड करता है। इंटरनल नोड कैन हैव चिल्ड्रन बिटवीन p/2, और यहाँ पे ऊपर वाले ब्रैकेट लग रखे हैं, एंड p। और इंटरनल नोड कैन हैव चिल्ड्रन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव देख रहे हैं। तो इंटरनल नोड जो होगा वो p/2 या p होगा, और इंटरनल नोड कैन हैव कीज बिटवीन p/2 -1 और p-1। ठीक है, बी प्लस ट्री में देखते हैं, बीटा प्लस ट्री। इन बी प्लस ट्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड नॉन लीफ आर डिफरेंट, सो देयर ऑर्डर इज। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं तो ऑर्डर भी डिफरेंट होगा। ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ विल बी हायर एज कम्पेयर टू लीफ नोड्स, और searching items will be less in B plus tree since it does not have record pointer in non leaf, because of which depth will decrease। तो हुआ क्या कि सर्चिंग टाइम विल बी लेस, मतलब बी प्लस ट्री में कम टाइम लगेगा, और इसके पास कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते, जिसकी वजह से डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थे हमारे बी ट्रीज़ और बी प्लस ट्रीज़, और इस तरह से आज का यहीं रह देते हैं, और SQL पार्ट आ जाता है हमारा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं SQL में DDL DML वगैरह पढ़ते हैं, DCL, है ना। तो ये जो है SQL पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। होप आप साथ साथ चल रहे होंगे, और कुछ नई टर्म्स आ जाती हैं बीच बीच में, तुम उसको लिख लिया करो कॉपी पे नोट करके, है ना, और छोटे छोटे नोट्स बना दिया करो। वैसे तो बने हुए हैं ये, मगर की पॉइंट्स को नोट कर लिया करो, किसको दोबारा रेफ़र करना है। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों का एग्ज़ाम्पल भी दिया जाए साथ में तो बेटर रहता है ना, मगर ये नोट्स हैं पहले से ही शॉर्ट हैं, तो और इसको बड़ा कर देना तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बस कीवर्ड्स याद हों और तुम सर्च कर लो फटाफट से, अगर जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो, है ना। तुम्हें मान लो एक चीज़ समझ में नहीं आई, एटॉमिसिटी भी बताया मैंने, या तुम्हें क्लस्टरिंग समझ में नहीं आया, वो तुम सर्च कर लो। ठीक है, तो उससे एग्ज़ाम्पल वगैरह देख लो। अगर तुम्हें जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट लग रही हैं ना, मतलब वैसे तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, मगर तुम्हें इम्पॉर्टेंट है मगर तुम्हारे दिमाग से स्किप हो रही है ना, तो तुम उसको पता लगा सको, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये की पॉइंट्स के बारे में समझा दूँ। तो नेक्स्ट क्लास में SQL देख लेंगे हम, ये सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, खैर चलो फिर।